ओके, तो करते हैं क्लास स्टार्ट आज। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ, एक ऐसी धमाकेदार वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आप लोग क्लास 10th में अच्छे से क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, टॉप स्कोर कर सकते हो। ऐसी प्रिपरेशन कराऊंगी आज मैं किसकी, मैथ की, पॉइंट वाइज के थ्रू, कि जिससे आप लोग क्या कर दोगे, बोर्ड्स में भी एकदम फोड़ दोगे, क्वेश्चन आंसर्स को एकदम अच्छे से लिख कर आओगे, कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, सिर्फ ये 5 पॉइंट या फिर ये चीज़ें करने के बाद। तो चलो समझते हैं फिर, तो वही शुरुआत करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो मेरे प्यारे एमआरियंस, लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। स्टार्ट करते हैं। देखो, आज मैं बताऊंगी मैथ्स की स्ट्रेटेजी की कैसे हम, देखो अब क्या है, नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो नवंबर से लेकर जनवरी तक का हमारे पास टाइम है। फुल एंड फाइनल कहाँ तक का टाइम है, जनवरी तक का। तो कैसे हम दोबारा मैथ्स को स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी तो कुछ बच्चों ने, क्या होता है ना, सिलेबस कवर हो तो जाता है लेकिन अच्छे से पता नहीं चलता कि प्रैक्टिस दोबारा कहाँ से शुरू करें, कैसे रिवीजन को स्टार्ट करें। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी अच्छे से पॉइंट वाइज। तो चलो फिर समझ लो इधर जरा, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन के। तो पहला है अंडरस्टैंड द सिलेबस। इसका मतलब क्या है, सिलेबस को समझो। लेकिन सिलेबस को कैसे समझेंगे, सिलेबस तो समझा है कि मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो और एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये मेरे माइनर सब्जेक्ट है, इनको तो बाद में टाइम दे देंगे। अगर तुम इन्हें एक दिन या फिर एक हफ्ते भी अच्छे से पढ़ोगे ना माइनर सब्जेक्ट को, तो मैं श्योर हूँ कि तुम लोग आराम से कर सकते हो। लेकिन ये मेजर सब्जेक्ट है, इसे तो अच्छे से करना ही पड़ेगा अभी से। तो चलो, अंडरस्टैंड द सिलेबस में सबसे पहले ये 3 पॉइंट दिख रहे होंगे तुम लोगों को, एनसीईआरटी बुक। इसका मतलब क्या है भाई, मैं पहले उसमें भी बता चुकी हूँ मैथ्स वाले फोबिया में, कि अगर तुम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स अभी से करना शुरू कर दोगे या फिर क्वेश्चंस अभी से स्टार्ट कर दोगे, तो कोई नहीं है तुम्हें रोकने वाला, क्योंकि बेस ही एनसीईआरटी है। तुम लोगों ने देखा होगा जितने भी जैसे सैम्पल पेपर मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, तो कुछ क्वेश्चन, क्या ज़्यादातर क्वेश्चन किस में से आए होते हैं, एनसीईआरटी में से। कुछ होते हैं बवाल जो आरडीआरएस में से आए होते हैं, लेकिन जो ईजीएस्ट होते हैं, जो ज़्यादा स्कोरिंग टाइप होते हैं, वो किस में से आते हैं, एनसीईआरटी में से। तो पहला चीज़ मैं यही बोल रही हूँ, एनसीईआरटी बुक को पकड़ लो अभी से। जैसे मैंने बोल दिया ना एनसीईआरटी बुक, तो अभी भी बंद कर सकते हो वीडियो को और जाओ एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट करो। और अगर अच्छे से जानने हैं 5 टॉपिक या फिर ये पॉइंट्स, तो अभी भी रुक जाओ, ठीक है। सबसे पहला है एनसीईआरटी बुक। इसका क्या है, क्योंकि बेस ये बोर्ड एग्जाम का यही है। किसका बेस, मैथ्स का। मैं पूरी श्योर हूँ कि एनसीईआरटी में से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। अब वो तुम लोग पे डिपेंड करता है कि ट्रस्ट किस पे करना है। दूसरा है चैप्टर वाइज टॉपिक। इसका मतलब है जैसे कि मान लो मैंने ले लिया चैप्टर एपी आज के दिन, ठीक है, कि मेरा ये है कि आज के दिन मैं एपी स्टार्ट करूंगा। लेकिन ऐसे मत सोचो कि एपी में हमें ये चीज़ करनी है, आज तो पूरे ही कर देते हैं, हटा एक दिन में काम खत्म। नहीं, ऐसे मत करो। ऐसे क्या करोगे तो प्रेशर पड़ेगा किस पे, माइंड पे, फिर वो माइंड पढ़ने में भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो एक काम करो ना, एपी का सम वाला टॉपिक उठा लो। सम है ना चैप्टर, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द एपी, तो उसको उठाओ और उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। वो तुम एक दिन में कवर कर सकते हो, एक दिन में या फिर 2 दिन में कर लो। तुम खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि इसे मैं 2 दिन में। तो ऐसे चैप्टर वाइज टॉपिक उठाने हैं, पूरा चैप्टर नहीं उठाना है। मेरा कहने का मतलब ये है, चैप्टर वाइज टॉपिक। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लो, तो उसमें सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला के अलग अलग डेज बनाओ और इनको आराम से करो, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगी कि कितने चैप्टर को कितने डेज देने चाहिए, उसके आगे आने वाली वीडियो में इसके। तो थर्ड है फोकस। फोकस में देखो क्या चीज़ है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक। और स्ट्रॉन्ग के ऊपर है 2 स्टार, लेकिन इसके ऊपर तो एक भी स्टार नहीं है। चलो इसे भी स्टार कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा काम का है। चलो स्टार कर लिए, लेकिन थोड़ा लाइट है या फिर कह लो एक ही स्टार है। मतलब मेरे कहने का ये है कि फोकस तो करना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और टॉपिक दोनों पे करना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे ज़्यादा करना है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे ज़्यादा, मेरे समझ में नहीं आया कि आपने बोल क्या दिया, मैं बता दे रही हूँ। देखो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक का मतलब होता है कि ऐसे टॉपिक्स जो ज़्यादातर बोर्ड्स में आते हैं, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कौन कौन सी यूनिट है मैथ की। एक तो ट्रिग्नोमेट्री है, पहले नंबर पे नाम उसका ही आता है, तुम लोगों को भी पता है। ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आते हैं मीन, मीडियन, मोड एंड प्रोबेबिलिटी।
ये ज़्यादा जो टॉपिक है ये है क्या है, मोर स्कोरिंग एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी है। तुम यहाँ पर लिख सकते हो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक होते हैं वो मोर स्कोरिंग होते हैं। लिख लेना कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स। अलजेब्रा में कौन कौन से आते हैं, पॉलिनोमियल्स वाले, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इनको भी अच्छे से कवर कर लेना है। ओके, फिर यहाँ पर है वीक टॉपिक। देखो इसकी भी चिंता मत करो ना, इसकी चिंता करो क्योंकि PYQ सीरीज तो हमारी चल ही रही है। तो अभी हाइट एंड डिस्टेंस की अभी हमने खत्म करी है, अब इसके बाद हम करेंगे ऐसे ही टॉपिक की स्टार्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक पहले देखने हैं ना कि वीक टॉपिक। ऐसा नहीं करना कि वीक टॉपिक को कम टाइम दे दिया, बहुत बुरे फंसोगे तुम लोग, क्योंकि भाई ये भी तो नींव है। अगर तुम लोग इन्हें कर लिया 5 मार्क्स के, मान लो अचीव कर लिए सारे क्वेश्चंस, ये 1-1, 2-2 मार्क्स के तो डुबा देते हैं। तुम लोगों को नहीं पता कि 0.7 मार्क्स से लोग बच जाते हैं कहाँ पर उनके सिलेक्शन होने में। तो सेम ऐसे ही वीक टॉपिक को कम मत समझना, यहाँ पे लिख दो कम मत समझो इसे। क्या है ये, बेस है, ठीक है। वीक टॉपिक क्या है, इसे कम मत समझो, क्या है ये, बेस है। अगर यही नहीं किया तो फिर मार्क्स तो वैसे भी आने ही कम है, लेकिन मेरे हिसाब से तो पहले ये करो, फिर बाद में तुम इसे पकड़ सकते हो। जैसे रियल नंबर है, इसमें से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो एकदम गिने चुने हैं, लाइक गिने चुने, जैसे प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये वाला प्रॉब्लम जो है, ये वाला क्वेश्चन है, ये तो हर किसी बोर्ड में आता है कि प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट। तो इसकी अगर तुम लोगों ने पूरी जो छाप रखी है ना माइंड में, क्या लैंग्वेज, तो आराम से तुम किसी भी क्वेश्चन को आराम से पकड़ के कर सकते हो। इसलिए मैं इसे ज़्यादातर नहीं करवा रही, इसे करवा रही हूँ। ओके, चलो ये हमारा पहला था कि अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस को समझो, पहले NCERT बुक उठाओ, ठीक है, फिर उसमें भी देखो कि चैप्टर वाइज टॉपिक तुम्हारा कौन सा होना चाहिए। लाइक तुमने सबसे पहले सोचा कि ट्रिग्नोमेट्री करना चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी फोकस करना है किस पे, ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे। स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे फोकस का मतलब है कि ज़्यादातर वही क्वेश्चंस करो जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, और वीक टॉपिक को तुम लोग बाद में कर सकते हो, उसके लिए तुम कम टाइम भी दे सकते हो, उसको तुम ऑप्शनल भी रख सकते हो, ठीक है। चलो फिर सेकेंड टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिर पहला पॉइंट हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। अब बारी आती है दूसरे पे। दूसरा क्या है, डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस, डेली मतलब रोज, प्रैक्टिस मतलब तैयारी। तो इसमें क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक लग रहा है, इतना कॉमन लग रहा है कि हर बच्चे को समझ में आ जाएगा, और वहीं की भी वीडियो बंद करके चलो भागो। लेकिन ज़रूरी है इसमें इन 3 चीज़ों को भी समझना, मतलब इन 3 चीज़ों का क्या महत्व या फिर क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। तो पहले चलो इसे क्लियर कर लेते हैं। देखो डेली प्रैक्टिस, सबसे पहले तुम लोगों ने अंडरस्टैंड द सिलेबस कर लिया, ठीक है। NCERT बुक क्या कर ली, पूरी लगा ली। अभी तक लगाते ही तो आ रहे हो, मैम ने होमवर्क दे दिया, बच्चों इतना क्वेश्चन का होमवर्क करके लेकर आना है, तुम कर लाए, ठीक है, वो भी एक तरह से अपनी प्रैक्टिस मानो, ठीक है। अब आ जाते हैं डेली प्रैक्टिस पे। तो सबसे पहला है PYQ, सैम्पल पेपर एंड मॉक टेस्ट। PYQ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो तुम लोगों को पता ही होगा कि हमने भी PYQ सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो तुम वो पहले जाकर देखो। अपने NCERT बुक सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, पहले इसे देखोगे, फिर क्या होगा, यहाँ से तुम लोग आगे बढ़ोगे किस पे, सैम्पल पेपर पे। अगर तुम लोग डायरेक्ट जंप मारोगे किस पे, मॉक टेस्ट पे, तो वही मिट्टी में गिरोगे सीधे सीधे। मॉक टेस्ट पे अभी मत जाओ, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, मोटिवेशन बिल्कुल नहीं रहेगा कि हाँ अभी तुम लोग क्या हो, बैठ गए, ठीक है, बुक ले ली, फोन ले लिया, ठीक है, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर लिया कि चलो अब तो मैं करके ही मानूंगा, आज देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, आज या तो मैं हूँ या फिर ये फ़ोन ही है। फिर क्या होगा, मॉक टेस्ट लगा लिया, ठीक है, स्टार्ट करा, पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा आ गया, चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस आया, तीसरा भी नहीं आया, चौथा भी नहीं आया, पांचवा आ गया, लेकिन वो गलत गया। ये क्या है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एकदम डाउन पे जा रहा है, और तुम खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि हमने तो वो चीज़ करी ही नहीं, PYQs नहीं करे, तभी तो यहाँ पर कैसे पहुँच पाओगे, है ना। तो चलो PYQs पहले स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहला मेन टॉपिक क्या है, PYQs। इससे क्या हेल्प मिलेगी, कुछ हेल्प भी तो होनी चाहिए। तो इससे हेल्प मिलेगी कि जब तुम लोग सैम्पल पेपर लगाना शुरू करोगे, मान लो तुमने सोचा PYQs तो हमारे सारे हो गए, सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए प्रीवियस ईयर के, चलो अब बढ़ते हैं सैम्पल पेपर पे, क्योंकि कुछ बच्चों को तो संतुष्टि मिलती नहीं है सैम्पल पेपर करे बिना।
तो वो क्या लेकर आए, सैम्पल पेपर। फिर उन्होंने स्टार्ट किया, तो क्या होगा, बहुत आश्चर्य की बात होगी कि जो हमने PYQs कराए थे या फिर जो तुम लोगों ने कहीं पे PYQs पढ़े थे वो सारे उसी में रिपीट होंगे, किसमें, सैम्पल पेपर में। तो इसीलिए ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है कि PYQs को पहले 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 करो, फर्स्ट प्रायोरिटी दो, अपने खाने से भी ज़्यादा इसे प्रायोरिटी दो। फिर दूसरा क्या है, सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर करोगे तो वो PYQs आ जाएंगे और तुम्हारी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ अब, क्योंकि वही क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। फिर तीसरा तुम लोग बढ़ोगे किस पे, मॉक टेस्ट पे। और मॉक टेस्ट तो सबको पता ही है कि क्यों लगाते हैं, देखने के लिए कि भाई हमने अब तक का जितना पढ़ा है कितना मैं स्कोर कर सकता हूँ, कितना मैं क्या कर सकता हूँ, स्कोर। अगर ध्यान से सुनोगे, मुझ पर ट्रस्ट करोगे कि अगर तुमने ये और ये दोनों अच्छे से किए, अगर तुमने ये भी किए ना अच्छे से, तो इसमें भी तुम लोग क्या करोगे, 100% स्कोर। और इसको करने के बाद तुम इस पर करोगे ना, तो मुझे नहीं पता भाई, सच में कह रही हूँ 100% ही आएंगे तुम्हारे मॉक टेस्ट में। मतलब तुम जितना सोचते हो ना कि हमारे तो शायद 80 रह जाए, 70 रह जाए, लेकिन अगर तुमने ये दोनों अच्छे से कर लिए तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कवर अप हो जाएगा। तो समझ में आया, डेली प्रैक्टिस में क्या आना चाहिए, सबसे पहले PYQs, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट। तुम लोग खुद ही इसकी सीरीज डेवलप कर सकते हो। जैसे कि मान लो हफ्ते में कितने डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं, 6 मान के चलो, संडे को रेस्ट मानो, पूरा पूरा रेस्ट मानो भाई, नो पढ़ाई। ठीक है, चलो अभी इसे कह रही हूँ मैं, अभी जैसे 2 महीने बचे हैं तो इसमें रेस्ट मारो, PYQs करो, 2 दिन PYQs के रखो, 2 दिन सैम्पल पेपर के और 2 दिन मॉक टेस्ट के। वही एक चैप्टर उठा लो जो ज़्यादा स्ट्रांग है, जो ज़्यादा मोर स्कोरिंग है। जैसे कि मान लो तुमने उठा लिया सम वाला चैप्टर AP का, ठीक है, उसके PYQs कर लिए 2 दिन में, फिर उसके बाद कर लिए सैम्पल पेपर उसी का, फिर उसके बाद लगा लिया उसका मॉक टेस्ट। तो वो तुम्हारा कैसा हो जाएगा, ऐसा, मतलब पूरा के पूरा कवर हो जाएगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। ओके, इतना तो समझ लिया कि सिलेबस क्या था, ठीक है, मोर स्कोरिंग टॉपिक क्या था, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करनी है, वो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ ऐसी बच गई है जो बहुत बच्चों में है कि मिस्टेक अवॉइड करना सीखो भाई। तुम लोग बहुत कॉमन मिस्टेक करते हो, मैं भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाती हूँ तो उसमें भी बच्चे इतनी मिस्टेक कर देते हैं, दीदी हमारा आंसर तो 74 आ रहा है लेकिन बुक में क्या है 44। उन्होंने क्या किया, ऐड गलत कर दिया। ये एडिशन इतनी कॉमन है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब तुम बच्चे भी कर सकते हो इतनी गलती। तो इसको कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, तो इसके सॉल्यूशन है ये नहीं, सॉल्यूशन तो ये नहीं है, ये हमारी क्या है, प्रॉब्लम्स है कि प्रॉब्लम ये चीज़ आती है तो इनका सॉल्यूशन मैं बता दूंगी अभी कैसे करें। ओके, चलो पहला आता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, किसमें, मिस्टेक आ जाती है तो किसमें, कैलकुलेशन में। 4 8 ज़ा 28, ये कौन सा टेबल हो गया कि 4 8 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32 होता है, 4 8 ज़ा 32 होता है, वो कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन मिस्टेक में तुम लोगों ने ये चीज़ गलत कर दी कि 4 8 ज़ा 28 कर दिया, ये तो बहुत बड़ी है ना। ऐसी चीज़ों में तुम लोग क्या करते हो, स्ट्रेस ले लेते हो, मतलब सोच लेते हो कि हमें तो जल्दी आंसर देना है। भाई ऐसे मत करो, हड़बड़ाया मत करो, एकदम अच्छे से माइंड को रिलैक्स करो, फिर सोचो कि 4 7 से 28 होता है, 4 से 32 होता है, फिर क्या करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक में आराम से आंसर आएंगे, ना कि मिस्टेक होगी। नेक्स्ट क्या है, स्टेप मिस कर देना, ये तो हर बच्चे का है कि स्टेप मिस कर दिया भाई हमने। जैसे कि अब स्टेप मिस किस में कर सकते हो, मान लो गलती, मतलब मौका ही मत दो किसको, एग्जामिनर को, कि जैसे कि तुम लोगों ने सोचा कि इस अपॉन में जैसे इजिकल्स टू में होता है ना, इस वाले अपॉन को इधर लेकर आना है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो कुछ लोग उस वाले स्टेप को नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है, तो वो चीज़ मत किया करो मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। तो स्टेप मिस बिल्कुल मत करो, अभी से प्रैक्टिस कर लो, या फाइनल आंसर ना लिखना, ये तो है हर किसी का, फाइनल आंसर नहीं लिखते, बिल्कुल भी क्या नहीं करते, फाइनल आंसर नहीं लिखते। जैसे कि फाइनल आंसर में क्या एग्जांपल हो सकता है कि दीदी हमारा तो आंसर आ गया है, मैंने पूछा कितना आया,
नहीं पता, क्योंकि उन्होंने फाइनल आंसर ही नहीं लिखा। ऐसे सोच लेते हैं ना, जैसे दिमाग में आ जाता है कि ऐड करने के बाद इतना आएगा तो वही दिमाग में लिख गया, और सोचते हैं कि कॉपी में भी लिख लिया, लेकिन वो कॉपी में तो लिखा ही नहीं होता। तो फाइनल आंसर तो हमें चाहिए, और जब वो ही नहीं होता तो मार्क्स तो डिडक्ट होंगे ही। ठीक है। फोर्थ है फाइनल ही गलत लिखना। फाइनली मतलब क्या है कि फाइनल आंसर ही गलत लिख देना। वही मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, आंसर तुम्हारा आ रहा होगा 53, लेकिन तुम लोगों से क्या लिख दोगे 83, क्योंकि 5 को कुछ बच्चे ऐसा बना देते हैं कि जैसे वो 8 लगे, मतलब कुछ इस तरीके का ऐसे लाइनिंग टाइप बन जाता है, तो वो क्या लगता है हमें 8 लगता है। ऐसा मत समझना कोई भी, क्या लगता है वो 8 लगता है। तो इस वजह से वो 83 की जगह 53 की जगह क्या लिख देते हैं बच्चे 83। तो ये चीज़ भी क्या है एकदम रॉन्ग है। तो ये सारी मिस्टेक्स किस किस के में आंसर में लिखने में होती है, मुझे पता है सभी के में होती है, कोई थम्स अप यहाँ हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। ये सभी मिस्टेक किसके में, सबके में होती है। तो मैं बता देती हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है कि अभी से स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना सीखो। चलो मैं लिख देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखा करो अभी से। अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कब होगा। ओके, अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कब करोगे। तुम लोग सोचो अरे यार अभी तो नवंबर है, दीपावली का उत्सव है। चलो अच्छी बात है, दीपावली अपनी जगह। मैं तो कह रही हूँ दीपावली पे पढ़ाई मत किया करो, है ना, क्योंकि दीपावली एक त्यौहार है, मनाओ अच्छे से, लेकिन ज़रूरी है कि इसको भी भूल जाओ तो उसके आगे आने वाले दिनों में इन्हें करो तो सही। अगर तुम लोग अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है। तो ये अगर तुम मिस्टेक को इस तरीके से नहीं करोगे तो आंसर तुम लोग हमेशा सही आएंगे, कि स्टेप बाय स्टेप आंसर को लिखा करो। और मेरे हिसाब से एक बार दोहराओ, क्या करो, किसको, आंसर को दोहराओ का मतलब क्या है, रिवाइज करो, कि देखो कहीं तुमने 53 की जगह दोबारा 83 तो नहीं लिख दिया। तो बस यही था कि मिस्टेक अवॉइड करना सीखो। अगर मिस्टेक, ये चारों मिस्टेक नहीं करोगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो, टॉप स्कोर कर पाओगे। और अगर करते हो तो इसे ध्यान में रखो फिर। ओके, तो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत बिल्कुल अलग लग रहा है हमारी स्ट्रेटेजी में से। मतलब मैथ की स्ट्रेटेजी में ये क्या आ गया कि टीचिंग समवन एल्स। भाई जब तुम लोगों ने अच्छे से अपना सिलेबस कवर अप कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, तो तुम्हें दूसरों को पढ़ाने में क्या हो गया, कुछ नहीं ना, तो पढ़ाओ। जैसे कि मान लो तुम्हारे फ्रेंड को क्वेश्चन नहीं आ रहा है और तुमने वही टॉपिक कर रखा है अपने पिछले हफ्ते में, पिछले वीक में जब तुमने वो स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो क्या है उस टाइम पे खुद सेल्फिश बन जाओ और मौका ढूंढो और वहीं की वहीं चौका मार दो। भले ही कोई तुम में कैसा भी समझे, बुरा समझे, हमें नहीं पता भाई, हमें तो आता है। अगर तुम अपने मुंह से उसे खुद बताओगे कर करके, तो ये समझ लो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो क्या हो जाएगा, बस जाएगा कि हाँ इसका आंसर हमें ऐसे ही करना है, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो बोर्ड हो, सैम्पल पेपर हो, मॉक टेस्ट हो, या फिर टीचर का दिया हुआ क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है। तो टीचिंग समवन एल्स, ये अगर तुम लोग करोगे ना तो मेरे हिसाब से सही है। ये मतलब ऑप्शनल है एक तरह से, होता है ना कोई जिसको शर्म खाई जाती है कि नहीं हमें तो आता है लेकिन हम नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, मत बताओ, लेकिन अगर तुम इसे करोगे तो एक तरह से तुम्हारा प्लस पॉइंट है और ये तुम्हारे लिए बेनिफिट भी है। अब इसके बाद करते हैं हम हैप्पी एंडिंग इस सेशन की, या फिर कह लो इस स्ट्रेटजी की। क्या होगा अब, अगर तुम लोगों ने अच्छे से ये कर ली तो अच्छे से टॉप स्कोर कर पाओगे अपने बोर्ड्स में और एग्जाम में और मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करोगे। और मुझे बताना ज़रूर कि दीदी आज हमने इसका मॉक टेस्ट लगाया तो हमारे इतने मार्क्स अचीव कर लिए आपकी। ये चीज़ देखने के बाद कि हमने पहले एनसीईआरटी बुक को समझा, फिर टॉपिक को समझा। अगर तुम लोगों को ऐसे ही टॉप स्कोर करना है तो सबसे पहले रेगुलर प्रैक्टिस करो, स्मार्ट वर्क करो और स्टेप बाय स्टेप आंसर को लिखना भी सीखो। अगर तुम लोग ये चीज़ें करोगे तो आराम से टॉप स्कोर कर लोगे। और ऐसी मोर टिप्स जाननी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, या मैथ के लिए हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हमारे चैनल को लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।